हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पेपर वन यानी कि जो चल रहा था हम लोगों का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इस पेपर का जो सेकेंड हाफ है यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम लोग इसका जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुका है यानी कि 2019 से लेके 2023 तक के बीच, इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ चुका है उस मतलब क्वेश्चंस को फोकस में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं यूनिट वाइज। ठीक है, यानी कि आपका ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सेकेंड हाफ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर का। इसका सारे के सारे 5 यूनिट्स है इसका। तो 5 यूनिट्स में से क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए 2025 के लिए रहेगा, उसको हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस करने के लिए रखा है, ये बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि बस यही पढ़ के जाएंगे और यही सारी चीज़ें आ जाएगा और आप लिख के आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको ये थोड़ा फोकस में रखना है क्योंकि ये रिपीटेड कंसेप्ट है, रिपीटेड टॉपिक है जिसको बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका आने का आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एक मतलब परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है इसका आने का चांसेस। चलिए, ज़्यादा इधर उधर का बातें नहीं, पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जो हमारा यूनिट 1 का जो कंसेप्ट है वो है इमोशन। इमोशन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोशन का कंसेप्ट क्या है, इमोशन होता क्या है। इमोशन एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जहाँ पे फीलिंग, थॉट, ये सारे कंसेप्ट्स के साथ साथ फिजिकल रिस्पॉन्स भी कंबाइन होता है। इमोशन का मतलब ये नहीं है कि बस फीलिंग और थॉट रिलेटेड चीज़ें ही इमोशन कहलाएगा, ऐसा नहीं है। फीलिंग और थॉट जो भी है हमारा, उसके चलते हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या दिखाई दे रहा है। जब आप डरते हैं, ये जो फियर, ये एक इमोशनल एस्पेक्ट से बिलोंग करता है ये कंसेप्ट। पर जब आप डरते हैं तब क्या क्या आपके फिजिक में चेंजेस होता है, पसीना आ जाता है, आप डर के आपका मतलब ऐसा होता है कि आप बहुत मतलब खुद को छुपाना चाहते हैं, इस टाइप का चीज़ें होता है। ऐसे हर एक जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसके चलते हमारा जो आउटपुट हमको दिखता है वो हमारे फिजिक में दिखता है। तो इसीलिए इमोशन को जब आप डिफाइन करेंगे उसके साथ तब फीलिंग और थॉट प्रोसेस के साथ साथ आपको फिजिकल रिस्पॉन्स को भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर है क्या है कि ये कहाँ पे दिखता है, जब आप डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तब आपका इमोशन दिखेगा। नहीं तो आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या फीलिंग है, वो हमको पता नहीं चलता है, ओवरऑल पता नहीं चलता है इंडिविजुअल क्या सोच रहे हैं। पर डिफरेंट सिचुएशन में या फिर डिफरेंट एक्सपीरियंस जब कोई गेन करते हैं उस टाइम पे उस पर्सन का जो रिएक्शन है उसको देख के हमको पता चलता है कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इमोशन क्या है। और ये इमोशन जो है ना, ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो है पॉजिटिव, जहाँ पे आप मतलब आपको मतलब पॉजिटिव मतलब जहाँ पे आपको कुछ टेंशन नहीं है, हैप्पीनेस है, लव है। और दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि एंगर, फियर, ये सारी चीज़ें। तो इमोशन मोर और लेस दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। और जब आप डिसीजन लेते हैं, जब आप बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं या फिर आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं और आप कुछ सीख रहे हैं, इस तरीके का जो प्रक्रिया है वहाँ पे इमोशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं,
कुछ रिस्क वाला जो रिस्क टेकिंग वर्क होता है वहाँ पे आप कैसे सोच रहे हैं, इन सारे चीज़ों पे इमोशन का एक रोल रहता है। और उसके साथ साथ जब आप ग्रेटर सोसाइटी के साथ बात करते हैं वहाँ पे भी इसका रोल रहता है। आप कुछ सीख रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं कि नहीं, इसी ये सारी चीज़ें इमोशन के अंदर आ जाता है। फिर है नेचर ऑफ इमोशन। इमोशन का नेचर क्या है? फर्स्ट है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि एवरी इंडिविजुअल का इमोशन अलग अलग होता है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल चीज़ों को अलग तरीके से लेते हैं, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। एक ही इंसिडेंट का एक्सपीरियंस डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट से होता है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो मैंने फर्स्ट जब अब मैं डिफाइन कर रही थी तभी मैं इस चीज़ को फोकस की थी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एक नेचर है, क्योंकि इमोशन से ही इमोशन हम लोगों को फिजिकल जो रिस्पॉन्स है उससे पता चलता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे चेंजेस इन हार्ट बीट, आप डर गए, हार्ट बीट बढ़ गया। ब्रीथिंग, आप बहुत मतलब जब गुस्सा आ जाता है आपका ब्रीदिंग बढ़ जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन, आप बहुत ज़्यादा खुश है तो आप जब मुस्कुराते हैं उससे पता चल जाता है। तो इमोशन लोगों का जानने के लिए फिजिकल रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है एक्सप्रेसिव बिहेवियर। इमोशन हम कैसे मतलब एक्सप्रेस करते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू या गेस्चर और स्पीच के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। फिर है टेम्पोररी स्टेट। इमोशंस आर नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होता है, इमोशंस कभी परमानेंट नहीं होता है, ये डिफरेंट सिचुएशन के बेसिस पे चेंज हो जाता है ना। इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, बिहेवियर पे इसका एक रोल रहता है, क्योंकि आप सर्टेन सिचुएशन के ऊपर कैसे बिहेव करेंगे वो आपका इमोशन के ऊपर डिपेंडेंट है। एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इमोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एनहांसेस लर्निंग। मैं जो बोल रही थी कि आप कुछ सीखने गए हैं तो आपका मतलब अप्रोच क्या है? क्या आपका पॉजिटिव अप्रोच है सीखने के लिए वो पर्टिकुलर चीज़, और आपका नेगेटिव अप्रोच है? अगर पॉजिटिव अप्रोच होगा, आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगा, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख पाएंगे। और ये सारी चीज़ें अगर नेगेटिव में जाएगा तो वो चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इमोशन लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करता है। देन है अफेक्ट्स अटेंशन एंड मेमोरी। अगर आप मतलब फोकस दे के कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं तब क्या होगा? आपका अटेंशन बेहतर होगा, और जब अटेंशन बेहतर होगा तो वो जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं वो बहुत दिन तक रिटेन भी करेगा, आप बहुत दिन तक उसको याद भी रख पाएंगे। देन है मोटिवेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। कैसे? कि जब मतलब कोई कुछ करने के लिए अगर इनकरेज किया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लर्निंग प्रोसेस के अंदर अगर बच्चों को करने के लिए इनकरेज किया जाएगा और वो जब कर पाते हैं उस चीज़ को, तब अगर अप्रिशिएट हम करते हैं, तब क्या होता है? उस बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो इनडायरेक्टली सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए भी इसका एक रोल रहता है। हिंडर्स लर्निंग। नेगेटिव इमोशन क्या करता है? फियर, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है, और परफॉर्मेंस का जो एबिलिटी है, परफॉर्मेंस का जो एक मतलब परफॉर्म करने का जो एबिलिटी होता है वो रिड्यूस हो भी सकता है। तो इसीलिए एनहांस तो करता है लर्निंग को और हिंडर भी करता है। पॉजिटिव इमोशन एनहांस करता है लर्निंग को, और नेगेटिव इमोशंस लर्निंग को हिंडर्स भी करता है। फिर है डेवलप्स पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इमोशन का रोल रहता है कि आप कैसे हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ये आपके इमोशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप पॉजिटिव माइंडेड है तो आप हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखने का एक कोशिश करेंगे।
तो इसीलिए बोला जाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इमोशन का रोल रहता है। तो ये है मोटे तौर पर इमोशन रिलेटेड कंसेप्ट जो 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है। तो इमोशन का कंटेंट को कभी आप स्किप मत करिए। यूनिट 1 से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंटेंट है। तो ये हिंदी में भी मैं यहाँ पे नोट ऐड कर दी हूँ। हिंदी वालों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपके पास जो बुक मिलेगा, आपको जो बुक मिलेगा वो एक गाइड बुक की तरह आप देखिए। वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा गया है कंसेप्ट वाइज बहुत कंसाइज वे से लिखा हुआ है। आप लोग, मैं यहाँ ये जो भी क्लास पीडीएफ मैं देती हूँ उसको भी ऐड करके अपना खुद का एक नोट बनाइए, या फिर पॉइंट वाइज, अगर नोट बनाने का टाइम भी नहीं है तो पॉइंट ऐड करके रखिए। क्योंकि आपको देखिए 2 तरीके का स्टडी मटेरियल मिल रहा है, एक तो बुक है और दूसरा मैं क्लास में जो पीडीएफ देती हूँ इसका कंटेंट मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें अलग है तो मतलब ये गलत बात है। अलग है, कंसेप्ट कैसे अलग हो जाएगा, कंसेप्ट वही है पर यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग है, बुक में थोड़ा कंसाइज वे से लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डील किए हैं। तो इसीलिए बुक का मतलब वॉल्यूम जो है वो भी देखना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे कंसाइज वे से लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको पीडीएफ में इन डिटेल मिलेगा। तो दोनों चीज़ें आपको मिल रहा है, आप अपने तरीके से इसका प्रिपरेशन अच्छे से ले सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है ये बहुत बार बहुत तरीके से पूछा गया है। तो आपको यूनिट 2 से एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट पेपर के यूनिट 2 से मोटिवेशन का आप लोग देखे होंगे सिलेबस के अंदर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, फिर है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में जितने भी 3 लोगों का थ्योरीज यहाँ पे मेंशन है, तो एक भी थ्योरी मुझे लास्ट 5 इयर्स में देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा बहुत मतलब अभी के लिए मैं बोलूँगी कि देख के जाओ, पर उतना इन डेप्थ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मसलो आ जाए, ऐसा नहीं कि आया नहीं है मतलब आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर भी मैं बोलूँगी कि आप लोग मोटिवेशन क्या है, इसका 2 टाइप्स क्या है और इसका जो फैक्टर्स है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। सेल्फ एफिकेसी क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी, इन सारे चीज़ों को फोकस रखते हुए बहुत सारे 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चंस बहुत सारे पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है। तो इसीलिए मैं इसको बोलूँगी इस यूनिट से आप मोटिवेशन को ओवरऑल देख के जाइए। मैं ओवरऑल एक आइडिया यहाँ पे दे रही हूँ, उसके बाद जब हम लोगों का ये रिवीजन क्लासेस भी हो जाएगा तब मैं इन डिटेल हर एक थ्योरी को उठा के मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन का कंसेप्ट। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो ये ऐसा है, आप एज्यूम करिए एक इंडिविजुअल है, उसके सामने एक गोल वो खुद रखे है। ठीक है, जब वो खुद एक गोल को रखते हैं और उसके ओर वो जाते हैं और उसके ओर जाने के लिए वो प्रयास करते हैं, वो जो प्रयास करने का प्रक्रिया है वो एक इंटरनल फोर्स कहलाते हैं, ड्राइव कहलाते हैं। तो उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। और जब वो गोल किसी दूसरे से या फिर दूसरे रीजन से बना हुआ रहता है और उसके ओर उसको जाना रहता है उस इंडिविजुअल को, तब उसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। वो भी मोटिवेशन के अंदर ही आता है। मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे कि आपका मतलब स्कूल लेवल पे आपका एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। तो फाइनल एग्ज़ाम में आपको मार्क्स अच्छा लाना है, फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, ये आपका गोल है। और उस गोल के लिए आपको खुद को जाना है, आप खुद उसके लिए पढ़ाई करते हैं, खुद मतलब टेस्ट से पहले प्री टेस्ट, ये सारे एग्ज़ाम्स प्री एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप खुद वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए हर किसी, आप देखे होंगे कि मैक्सिमम लोग स्कूल लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ाई कर लेते हैं।
पर उसके बाद आता है रियलिटी, जहाँ पे आपको एक जॉब ढूंढना रहता है। और ये जॉब ढूंढने का और जॉब अचीव करने का जो गोल है वो आप खुद हो सकता है हमेशा सेट ना करें। ये आपका, अगर आप जॉब अच्छे से ढूंढ नहीं पाएंगे, जॉब आपका अच्छा नहीं मिलेगा, आप जॉब नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, आपका फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन और डिक्रीज हो जाएगा। तो फैमिली को आपको इकोनॉमिक सपोर्ट देना है। तो ये एक रीज़न है जो आपके अंदर से हो सकता है ना आए कि मुझे अभी और पढ़ाई करना है, मुझे अभी जॉब में नहीं जाना है, ये आपका अंदर ये बोल रहा है। पर आपको आपका जो फैमिली स्टेटस है उसको हैंडल करने के लिए आपको जॉब ढूंढना है। तो ये क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स, कि आप खुद अभी नहीं चाहते हैं जॉब करना, पर आप मजबूर है, आपको जॉब करना ही पड़ेगा, तो आपको उस गोल की ओर जाना है, तो ये हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स। तो ये दोनों रहता है मोटिवेशन के अंदर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों ड्राइव क्या करता है, इंडिविजुअल को कुछ एक्शन लेने में हेल्प करता है, कुछ परफॉर्म करने में मदद करता है, टू अचीव ए गोल। एक गोल तक पहुंचने के लिए ये दोनों चीज़ें हमेशा इंडिविजुअल को पुश करता है। ये होता है मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, जब ये क्या करता है कि इंडिविजुअल को कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ हम लोग देखे हैं कि एग्ज़ाम, जैसे कि अब लोगों का अप्रैल में है ना, एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल में है, तो ऐसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है बहुत दिन पहले, ठीक है, हो सकता है दिसंबर जनवरी में एडमिशन हो चुका है, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर बच्चे हैं, फिर भी वो क्या करते हैं कि अभी तो मार्च है, मार्च का फर्स्ट वीक है, हम लोग अप्रैल बहुत देर है, अब पढ़ाई करेंगे ना, आराम से करेंगे। तो इसको क्या हम बोलते हैं पता है, इसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। यानी कि हम कुछ स्टार्ट करने का, हम लोग जो मतलब इनिशिएटिव लेना जिसको हम बोलते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगा देते हैं। पर अगर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आपका रहेगा, आप इंटरनली मोटिवेटेड है, हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स भी है। अगर हम बोलेंगे कि चलो नेक्स्ट वीक हम एक टेस्ट लेते हैं पेपर 1 का, तब वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा आपके लिए। और आप अगर ऐसा सोचेंगे चलो अप्रैल, अभी तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है, 15 मार्च के अंदर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी एक बार खुद से, तो वो हो जाएगा इंटरनल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन हमेशा इंडिविजुअल को इनकरेज करता है कि कुछ स्टेप्स, जो फर्स्ट स्टेप, जो एकदम बिगिनिंग स्टेप जिसको बेबी स्टेप बोलते हैं, उसको लेने में हेल्प करता है। और उससे क्या होता है, वो उसका जो स्पेसिफिक पर्पस है कि आपका, आप क्यों एनरोल किए हैं इस कोर्स में, आपको बीएड डिग्री चाहिए, तो वो जो स्पेसिफिक पर्पस है उसके ओर आपका जो बिहेवियर है वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये है मोटिवेशन का कंसेप्ट, जहाँ पे हम देखे हैं कि लोगों को इनिशिएटिव लेने में मदद मिलता है। और अब जब आप इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं, तब धीरे धीरे पूरा प्रोसेस सही से चलना स्टार्ट हो जाता है, कि पूरा लर्निंग प्रोसेस में, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, पार्टिसिपेट करने का मन करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इससे बेहतर हो जाता है। ये है मोटिवेशन का कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। अब ये जो फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर्स ही आपको बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट फैक्टर जो मोटिवेशन को अफेक्ट करता है वो है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल का बिलीफ सिस्टम। एक इंडिविजुअल का बिलीफ सिस्टम क्या है कि वो कितना सक्सेसफुली एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, मतलब एक आत्मविश्वास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, खुद के ऊपर एक विश्वास, सेल्फ बिलीफ, इसी को सेल्फ एफिकेसी बोला जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे एजुकेशन रिलेटेड, तब आपको ये
शब्द सुनने को मिलेगा। इसीलिए इसका जो वर्ड कंसेप्ट क्लैरिटी है वो अभी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं कहाँ मतलब कहाँ ना आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसका अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा ये वर्ड। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके मन में कितना आत्मविश्वास है, ये है सेल्फ एफिकेसी। तो इफेक्ट ऑन मोटिवेशन, अगर स्टूडेंट का सेल्फ एफिकेसी हाई रहेगा, स्टूडेंट का सेल्फ एफिकेसी हाई रहेगा तो वो क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट रहेंगे और अपना जो गोल के ओर जाना, मतलब उसका जो गोल है उसको वो हाई रखेंगे और परफॉर्म बेहतर कर पाएंगे। तो सेल्फ एफिकेसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, बच्चों का जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हाई करता है, उसके साथ साथ उसको परफॉर्म करने का एबिलिटी बढ़ा देता है। एग्जाम्पल क्या है, एक स्टूडेंट जो बिलीव करते हैं कि मतलब उसको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाई सेल्फ एफिकेसी हमेशा बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई कर देते हैं। फिर है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल refers to it to the degree to which individuals believe they can control the outcomes of their action। लोकस ऑफ कंट्रोल एक डिग्री है, एक मात्रा है जिससे इंडिविजुअल बिलीव करते हैं कि वो जो भी आउटकम है, जो भी उसका एक्शन से आउटकम निकला है, उसको वो कंट्रोल कर पाएंगे। ये होता है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल, मैं रिपीट कर रही हूँ, लोकस ऑफ कंट्रोल एक डिग्री है जो इंडिविजुअल के अंदर रहता है। इंडिविजुअल का मतलब एक बिलीफ सिस्टम है जिसके थ्रू वो मतलब ये मानते हैं कि वो जो भी अपना एक्शन किए है उसका जो आउटकम है उसको वो कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये दो तरीके का होता है, एक इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि ये बिलीव करते हैं कि सक्सेस हमेशा पर्सनल एफोर्ट से ही डिपेंडेंट है। पर्सनल एफोर्ट आप जितना देंगे आपको सक्सेस मिलेगा। ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, जहां पे ये मानते हैं कि इंडिविजुअल की सक्सेस हमेशा लक और फेट के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी पर मेरा लक अच्छा नहीं था, इसीलिए मुझे अच्छा मार्क्स नहीं मिला। ये होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का एग्जाम्पल क्या है कि हम पढ़ाई की थी पर मुझे सक्सेस नहीं मिला। ये लक का इफेक्ट नहीं है, नहीं मिला मतलब मैं उतना एफोर्ट नहीं दे पाया इसीलिए मुझे नहीं मिला। तो ये होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं एंजाइटी पे। एंजाइटी ये भी एक मतलब मेंटल जो एस्पेक्ट है उसी का पार्ट है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई एक टास्क हो, कोई एक सिचुएशन हो जिसको लेके हम क्या करते हैं, डरते हैं। फीलिंग ऑफ ओरी, हम डर जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, वो होता है एंजाइटी। अब इफेक्ट ऑन मोटिवेशन, इसका इफेक्ट मोटिवेशन में क्या है कि लो एंजाइटी परफॉर्मेंस को हाई कर देंगे, है ना। एंजाइटी जितना कम होगा आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और हाई एंजाइटी क्या करता है कि कंसंट्रेशन पावर को लो कर देता है। इससे क्या होता है, लोगों का परफॉर्मेंस का जो मतलब परफॉर्म करने का जो एबिलिटी है वो भी लो हो जाता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट अगर उसको एग्ज़ाम का एक फोबिया रहता है, फियर रहता है, तब वो क्या करेगा, स्टडी को थोड़ा अवॉइड करेंगे, है ना। और मतलब एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा भी होता है कि जो भी वो साल भर पढ़े हैं वो भूल जाते हैं, क्यों, ड्यू टू एंजाइटी। देन है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ये भी एक मेंटल स्टेट का पार्ट है, जहाँ पे हम
चीज़ों को एक्सप्लोर करने का एक डिज़ायर रखते हैं कि हमको वो जानना है, न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे गेन करना है, ठीक है। तो ये होता है क्यूरियोसिटी। इसका मोटिवेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है कि क्यूरियोसिटी हमेशा मोटिवेशन को इन्हेंस करता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करने का मुझे मन करता है ना। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है कि साइंस क्लास में स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस इन साइंस क्लास आउट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जब साइंस क्लास में मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं आउट ऑफ सिलेबस, तब समझ में आता है कि हाँ, इनको कुछ क्यूरियोसिटी है रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट्स मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। इसको 2 मार्क्स में और सब मिला के 5 मार्क्स में भी आ सकता है। क्लासरूम इम्प्लीकेशन और मोटिवेशन, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि मोटिवेशन का क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिंग अचीवेबल गोल्स। अचीवेबल गोल को सेट करने में मदद करता है। टीचर्स क्या करेंगे, छोटा छोटा स्मॉल स्टेप या फिर जो हम बोलते हैं कि बेबी स्टेप गोल है उसको मतलब सेट कर देंगे। और ऐसा गोल नहीं है कि जो अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक गोल को भी सेट करना ज़रूरी है कि बच्चे उसको अचीव ही ना कर पाए, इससे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं बच्चे। तो टीचर्स को छोटा छोटा रियलिस्टिक गोल सेट कर देना है बच्चों के लिए, और बच्चे उससे इनकरेज होंगे कि हाँ, मुझे इस गोल को पूरा करना है। फिर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, बच्चे उसका आंसर दिए हैं, हो सकता है वो सही पूरा का पूरा नहीं है, फिर भी बच्चों को इनकरेज करना कि हाँ चलो नेक्स्ट टाइम आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप आंसर दिए हैं। तो ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होता है, बच्चों का मोटिवेशन और इंक्रीज हो पाता है। इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को इनकरेज करना। जब बच्चे कुछ पूछते हैं, हो सकता है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, हो सकता है वो आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी उसको मतलब डांट के शांत करा देना ये टीचर का काम नहीं है। अब जितना हो सकता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछे और सही से उसका जो क्यूरियोसिटी है उसको उस रिलेटेड आंसर दे। उससे क्या होता है, बच्चे खुद को इंक्लूसिव समझते हैं कि हाँ, क्लासरूम के अंदर हम इंक्लूडेड है, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एबिलिटी है मेरे में, और इंटरेस्ट भी ग्रो होता है। फिर है प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर देंगे, यानी कि बच्चे अगर कुछ मतलब परफॉर्म किए हैं, उसको थोड़ा बहुत सही करने से वो ठीक हो जाएगा, परफॉर्म पूरा कंप्लीट हो पाएगा, तब उसको टाइम टू टाइम सही फीडबैक देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए एक मतलब पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट का ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चे खुद को वैल्यूड और सेफ फील करें। मिनिमाइजिंग एंग्जाइटी, मतलब बेवजह कुछ फियरफुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे बच्चे रिलैक्स होके मतलब क्लासरूम का जो एक्टिविटी है उसको एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब वही है कि हम कर पाएंगे, ये बिलीफ सिस्टम, इसको और प्रमोट करना ज़रूरी है। पीयर ग्रुप एक्टिविटीज, साथ मिलके काम करना, साथ मिलके ग्रुप वर्क, ग्रुप डिस्कशन, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, इन सारे चीज़ों में बच्चों को और एंगेज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है मोटिवेशन का क्लासरूम इम्प्लीकेशन। यूनिट 2 से मोटिवेशन का कंसेप्ट ये रहा। अब इसका हिंदी नोट यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ। अब आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, कंसेप्ट ऑफ अटेंशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जा चुका है। अटेंशन का कंसेप्ट क्या है? अटेंशन ये भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया,
जहाँ पे जो ब्रेन रिलेटेड होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम फोकस करते हैं, स्पेसिफिक स्टिमुली पे फोकस करते हैं, व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स, बाकी चीज़ों को इग्नोर करके हम एक स्पेसिफिक टू द पॉइंट हम फोकस करते हैं, तब उसको अटेंशन बोला जाता है। इफेक्टिव लर्निंग और कंसंट्रेशन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेक्टिव होता है ना। अटेंशन सिलेक्टिव होगा क्योंकि आप पर्टिकुलर एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर एक वन टास्क को आप फोकस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी स्टिमुली को आप इग्नोर करेंगे, इसीलिए ये सिलेक्टिव हो जाता है। दूसरा है लिमिटेड कैपेसिटी। ह्यूमन्स कैन ओनली फोकस ऑन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में आप एक पर्टिकुलर चीज़ों पे ही फोकस कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप 2-3 चीज़ों पे अटेंटिव हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसका माना जाता है कि ये इसका लिमिटेड कैपेसिटी है। फिर है शिफ्ट्स। Attention can shift between task or stimuli depending on interest and external factor. Attention can shift between tasks और stimuli. आप एक काम कर रहे हैं और फिर आपको दूसरे मतलब दूसरे काम में फोकस करना है, मतलब ये शिफ्ट हो सकता है अटेंशन। आप पढ़ाई कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको तुरंत क्या बोला गया है कि चलो आपका जो सिबलिंग है उसको थोड़ा पढ़ाई में मदद करो, तो आप अटेंटिवली खुद का पढ़ाई कर रहे थे, तो अब आपको सिबलिंग का पढ़ाई देखना है, तो उससे क्या होगा, आपका जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये शिफ्ट हो सकता है। तो अटेंशन का 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है सिलेक्टिव, दूसरा है लिमिटेड कैपेसिटी, देन है शिफ्ट्स। फिर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन का डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है? एक तो है इंटरनल डिटर्मिनेंट्स। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या है, जो फैक्टर लर्नर्स का इंटरनल स्टेट से आता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे, जैसे कि इंटरेस्ट ये कभी बाहर से आने वाला चीज़ नहीं है, एक खुद का इंटरेस्ट आएगा, मतलब ये एक इनर एस्पेक्ट होता है, हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट एरिया रहता है, और इंटरेस्ट रहेगा तो क्या होगा, वो अटेंटिव हो पाएंगे। Showing a video about a space exploration can capture the interest of students curious about astronomy. अगर आप एक मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन रिलेटेड वीडियो बच्चों को दिखाएंगे तो क्या होगा, बच्चों का एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड जो क्यूरियोसिटी है, वो जो इंटरेस्ट है वो ग्रो अप हो सकता है। मतलब अटेंशन का डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट्स है, फर्स्ट है इंटरनल डिटर्मिनेंट्स, उसके अंदर इंटरेस्ट है, देन है नीड यानी कि ये भी एक इंटरनल एस्पेक्ट है। अटेंशन इंक्रीजेज व्हेन द कंटेंट मीट्स द लर्नर्स नीड। जब आपको लगेगा कि हाँ चलो ये पढ़ के कुछ मेरा काम आएगा, तभी मतलब कुछ नीड पूरा होगा, तभी अटेंशन भी आता है। फिर है मेंटल स्टेट यानी कि जो इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग है, ये भी अगर आप मेंटली हेल्दी है, आपका फिजिकली आप मतलब स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, उसका भी इम्पैक्ट अटेंशन में आता है। अगर आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो अटेंटिव हो पाएंगे। अगर आपका मतलब हेडेक हो रहा है या फिर कुछ फीवर है, तो ऐसे फिजिकल जब आप फिट नहीं रहते हैं फिजिकली, तब अटेंशन ब्रेक होने का चांसेस रहता है। तो ये है इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन क्या क्या है? नोवेल्टी यानी कि जो न्यू और अनयूजुअल स्टिमुली है, वो हमेशा हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, अटेंशन आ जाता है। कि मान लीजिए अब एकदम एक मतलब आप 7th स्टैंडर्ड में हैं और आपको एकदम नया एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ पे भी अटेंटिव हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो एकदम नया चीज़ है। तो इसका एग्जाम्पल, यूजिंग एनिमेटेड प्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट स्लाइड्स। अगर आप एनिमेटेड, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसको अगर मैं एनिमेटेड कर दूंगी ना, तो हर
स्लाइड आपके लिए एकदम नया हो जाएगा, तो आपका अटेंशन और आ जाएगा। फिर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये भी एक एक्सटर्नल स्टिमुली है, जहाँ पे क्या होता है, जैसे कि लाउड लाउड साउंड या फिर ब्राइट कलर्स, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, ये सारे चीज़ें भी अटेंशन को और मतलब एनहांस करता है। देन है मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स और डायनामिक चीज़ें, ये भी इनकरेज करता है, मतलब इफेक्ट करता है अटेंशन पे। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब जो मैं टेक्स्ट शो कर रही हूँ यहाँ पे, अगर वीडियो में दिखाऊँ ना, उससे आप अटेंटिव हो जाएंगे। इसीलिए आजकल बोला जाता है कि टीचिंग लर्निंग एड जो है वो आप ऐसे बनाइए जो मूविंग चीज़ें हैं, एनिमेटेड बनाइए, हाँ, इस टाइप का। फिर है चेंज। चेंज यानी कि सडन चेंजेस। अगर आप कुछ मतलब एक चीज़ पर्टिकुलर चल रहा था और उसमें आप अचानक कुछ चेंजेस लाते हैं, उसमें भी अटेंशन बढ़ता है। तो क्या है, ये सारे एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स है। नोवेल्टी, न्यू चीज़। फिर है इंटेंसिटी, कितना मतलब तीव्रता से आप चीज़ों को दिखा रहे हैं। फिर है मूवमेंट, मूविंग चीज़ों का इफेक्ट रहता है अटेंशन पे। और चेंज। देन है क्लासरूम एप्लीकेशन। क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्रिएट इंटरेस्ट, क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ अटेंशन। ये क्या होता है, इंटरेस्ट को हमारा क्रिएट करता है, हमारा इंटरेस्ट एरिया को ये क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप जो मतलब लेसन प्लान है वहाँ पे अगर आप ऐसे मतलब जो कंटेंट है उसको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट करके बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तब इंटरेस्ट एरिया और बेहतर होगा, उसके साथ साथ अटेंशन भी आएगा। जैसे कि यूज स्टोरी टेलिंग टू मेक कंसेप्ट्स रिलेटेबल। आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी मोरल ऑफ द स्टोरी है उसको आप रियलिटी के साथ रिलेट कर पाएंगे। यूज ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स। मल्टीमीडिया टूल्स आप जितना यूज करेंगे, वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस, इंटरैक्टिव कंटेंट जितना यूज करेंगे, इससे क्या होता है, चीजें नया बन जाता है और इसके थ्रू बच्चे एंगेज कर पाते हैं खुद को। देन है रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन के नॉइज मिनिमाइज करना चाहिए क्लासरूम के अंदर। जो भी मतलब अव्यवस्थाएं है उसको सही करना चाहिए। इन इंटरेक्शन जो भी होता है उसको रिड्यूस करना चाहिए। उससे बच्चों का फोकस सही रहता है और अटेंशन भी बढ़ता है। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। जो भी क्लासरूम के अंदर डिस्कशन चल रहा है या फिर एक्टिविटीज़ चल रहा है, उसके अंदर हर बच्चों को इंगेज करना, इससे भी अटेंशन बढ़ता है। कोई बच्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, कोई दो बच्चे उस डिस्कशन के बाहर बैठे हैं, तो आपस में उन लोगों का अटेंशन तो दूसरे ओर जा रहे हैं ना। तो ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन हमेशा अटेंशन को एनकरेज करता है। यूज वेरिड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आप सेम वे से डेली पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो ऑल्टरनेट आपको टीचिंग स्ट्रेटेजीज ढूंढना पड़ेगा और उसको यूज भी करना पड़ेगा। वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए, लेक्चर के साथ साथ विजुअल्स भी आप दिखाएंगे, तो उससे इंटरेस्ट भी आता है और अटेंशन भी रहता है। रेगुलर ब्रेक्स, एक मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड कभी नहीं करना है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाने से बच्चों का अटेंशन ब्रेक हो जाता है। अटेंशन नहीं होगा तो वो पढ़ाई जो भी चल रहा है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये है सारे के सारे आपका क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ अटेंशन। ये अटेंशन का कंटेंट बहुत इजी भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है यूनिट 3 से। ठीक है, इसका मैं हिंदी भी दे दी हूँ यहाँ पे, इसके साथ साथ ही था। अब आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 में कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक मिनट मैं देख लेती हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। फैक्टर थ्योरीज
थ्योरीज मैं एक बार डिस्कस कर दूंगी, जितने भी थ्योरीज है ना, गिलफोर्ड, थर्स्टन, गार्डनर, इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, क्या क्या है एक बार देख लेती हूँ। हाँ चलिए, जितना भी थ्योरीज है इसको एक बार डिस्कस कर देती हूँ। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ें, इंटेलिजेंस रिलेटेड थ्योरीज, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्या है। इंटेलिजेंस यानी कि ये एक एबिलिटी होता है चीज़ों को सीखने का, चीज़ों को अडॉप्ट करने का और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, कोई भी चीज़ उसको लर्न करने का, उसको अडॉप्ट करने का और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये एक ब्रेन रिलेटेड एस्पेक्ट है, जहाँ पे रीजनिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें रहता है, ठीक है। और कंसेप्ट जैसे कि ये इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है ये मेनली अल्फ्रेड बाइनेट ने दिए थे, ठीक है। अल्फ्रेड बाइनेट ने दिए थे, जिन्होंने फर्स्ट आईक्यू टेस्ट को डेवलप किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, अल्फ्रेड बाइनेट ने, ठीक है। बाद में चार्ल्स स्पीयरमैन, गार्डनर, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको और एक्सप्लोर किए थे इस कंसेप्ट को। अब इसका नेचर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक मिनट, इंटेलिजेंस का नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मल्टीफेसेट है। मल्टीफेसेट है, इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी पे लिमिटेड नहीं है। सिंगल एबिलिटी यानी कि एक पर्टिकुलर स्किल, कुछ हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग, हो सकता है क्रिएटिविटी, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे एबिलिटी है, ये सारे पर्टिकुलर एक एबिलिटी पे ही फोकस्ड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। इंटेलिजेंस वैरायटी ऑफ स्किल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति क्रिएटिव है वो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी उसके अंदर है। जो एक इंडिविजुअल बहुत अच्छे से कार ड्राइव करते हैं, ये जैसे एक स्किल है, ड्राइविंग स्किल, हो सकता है वही बहुत अच्छे पेंटर भी है, पेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको माना जाता है कि ये इंटेलिजेंस मल्टीफेसेट है। देन है डायनामिक, गतिशील है, क्योंकि ये मतलब लर्निंग के साथ साथ क्या होता है, डेवलप होता है। मतलब डायनामिक क्यों है, क्योंकि मतलब जन्म से लेके, मतलब बाय बर्थ किसी को ये नहीं मिलता है। इसका ये कहना है कि धीरे धीरे आप जब चीज़ों को सीखते रहते हैं ना, तब ये और इम्प्रूव हो जाता है, नया नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक्सपोजर मिलता है, उस बेसिस पे आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल कल्चर, एजुकेशन, आपको अच्छा कल्चर मिलेगा, बेहतर एजुकेशन मिलेगा, आपका इंटेलिजेंस का लेवल और हाई हो सकता है। तो इसीलिए इसको कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बोला जाता है। देन है प्लास्टिक। ब्रेन का एक एबिलिटी है कि ब्रेन वो चीज़ों को चेंज कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए, और मतलब ये एक न्यूरल नेटवर्क होता है जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है, धीरे धीरे टाइम टू मतलब ओवर टाइम, बहुत दिनों से क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। जब हम चीज़ों को मतलब हमारा ब्रेन जो है चीज़ों को सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं और कंसिस्टेंटली एफोर्ट डालते हैं चीज़ों को अडॉप्ट करने में,
इसीलिए इसको प्लास्टिक बोला जाता है। प्लास्टिक मतलब ये एक ब्रेन का एबिलिटी है कि वो मतलब चेंज को एक्सेप्ट कर पाए। इसको ये एक न्यूरल नेटवर्क है जो हमारे दिमाग के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, ठीक है। ये इस एबिलिटी, इस न्यूरल नेटवर्क के थ्रू चीज़ों को हम एडाप्ट कर पाते हैं, और जब एडाप्ट करते हैं तब हमारा इंटेलिजेंस लेवल धीरे धीरे हाई होता है। तो ये है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। अब आते हैं, अच्छा ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस अक्रॉस पॉपुलेशन। आ जाते हैं डायरेक्ट फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। फैक्टर थ्योरीज क्या होता है कि इंटेलिजेंस फैक्टर्स और एबिलिटीज को लेके तैयार होता है। इसी कंसेप्ट को फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। बहुत सारे एबिलिटीज और बहुत सारे फैक्टर्स मिला के इंटेलिजेंस बिल्डअप होता है, इसी को फैक्टर थ्योरीज बोला जाता है। चार्ल्स पियरमैन जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक फैक्टर इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। उसके बाद लुइस थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को डिफाइन किए। देन कैटल ने फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में बताए। तो ये सारे क्या है, मल्टीपल कॉग्निटिव एबिलिटीज को लेके जो थ्योरीज बनता है, मतलब इंटेलिजेंस का थ्योरीज है, उसको हम फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब उसी में से एक है गिलफोर्ड का एसआई थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। एक मिनट आप लोग होल्ड करिए, मैं आती हूँ। हाँ, गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और एसआई थ्योरी क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी गिलफोर्ड का, इसके अंदर कुछ डायमेंशंस रहता है। इंटेलिजेंस को इस मॉडल के थ्रू कुछ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे इसको डिवाइड किया गया है, और ये सारे मल्टी डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को लेके बिल्डअप होता है, ठीक है। इन्होंने मतलब जैसे स्पीयरमैन क्या बोले हैं कि इंटेलिजेंस के अंदर 2 तरीके का एबिलिटी रहता है, एक है जनरल फैक्टर, दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको जी फैक्टर और एस फैक्टर से डिनोट किया जाता है। पर गिलफोर्ड बोले हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बस 2 तरीके की फैक्टर में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एबिलिटीज आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक फैक्टर क्या है। जनरल फैक्टर मतलब जो हम जनरली बिहेव करते हैं, मतलब एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो जनरली क्या है, वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, हर सिचुएशन में वो मतलब हम्बल रहता है, लोगों को समझने का कोशिश करता है, एम्पैथेटिक रहता है, ये है जनरल इंटेलिजेंस। और स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी उनका है, हो सकता है वो बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छा वो राइटर है, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक फैक्टर। तो ऐसे दोनों तरीके का एबिलिटीज होता है लोगों के अंदर, ऐसा स्पीयरमैन मानते थे, चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। इसी को जी फैक्टर एंड एस फैक्टर बोला गया है। पर गिलफोर्ड का कहना है कि नहीं, आप इतना सिंपल वे से इंटेलिजेंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे एबिलिटीज रहता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज रहता है। तो इन्होंने इसीलिए एकदम मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दिए हैं इंटेलिजेंस का, जिसको
स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ ठीक है, अब क्या क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 3 डायमेंशन में उन्होंने डिवाइड किए हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में फर्स्ट क्या आएगा, ऑपरेशंस, सेकंड क्या आएगा, कंटेंट, सेकंड क्या आएगा, कंटेंट, फर्स्ट ऑपरेशंस देन कंटेंट, देन थर्ड में आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, थर्ड में आएगा प्रोडक्ट। देखिए इसको अगर ऐसे देखेंगे तो और क्लियर होगा। फर्स्ट है ऑपरेशंस, देन है कंटेंट और फिर है प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर 3 डायमेंशन के अंदर टाइप्स है, जैसे कि ऑपरेशन के अंदर 6 टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है, कंटेंट के अंदर 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर है प्रोडक्ट्स के अंदर 6 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक मिनट, देखिए एक चीज देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 6 है ना, 6 ऑपरेशंस है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है कंटेंट को, फिर मल्टीप्लाई करना है 6 प्रोडक्ट्स को, कितना आ रहा है 180। तो स्पीयरमैन 2 ही बस फैक्टर्स को डिफाइन किए थे, एक है जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर, है ना। पर इन्होंने क्या किया, एसआई मॉडल पे इन्होंने क्या किया, टोटल इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशन में और एक एक डायमेंशन के अंदर, एक ऑपरेशंस के अंदर 6, कंटेंट के अंदर 5 और प्रोडक्ट्स के अंदर 6, यानी कि टोटल 180 डायमेंशन में, सॉरी 180 टाइप्स में आप बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस को डिफाइन किए हैं। अब आते हैं एक एक करके, ऑपरेशन के अंदर 6 क्या क्या है, ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन होता क्या है कि मेंटल प्रोसेस है, ऑपरेशन एक मेंटल प्रोसेस है जहां पे इंटेलेक्चुअल टास्क इन्वॉल्व रहता है, इंटेलेक्चुअल टास्क इंक्लूड किया जाता है ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। गिलफोर्ड का एसआई मॉडल के अंदर 3 डायमेंशन है, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन के अंदर इंटेलेक्चुअल टास्क को इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। अब गिलफोर्ड का जो ऑपरेशंस है इसको 5 ऑपरेशंस में इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। क्या क्या है, फर्स्ट है कॉग्निशन जहां पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी, जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और टाइम आने पे हम रिकॉल करते हैं। देन है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन यानी कि हम सोचते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये जो एबिलिटी है। देन है कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन यानी कि जो हम लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन। देन है इवैल्यूएशन, चीजों को हम एसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन आइडियाज को एसेस करते हैं, ये है ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन में इंटेलेक्चुअल टास्क हम इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर जो 6 ऑपरेशन इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो है कॉग्निशन जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, दूसरा है मेमोरी जहां पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिकॉल करते हैं, तीसरा है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन जहां पे आप सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्रिएटिवली सोचते हैं, कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन यानी कि लॉजिकली आप चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, और इवैल्यूएशन, चीज़ों को आप एसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट, इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, टाइप और ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड, जहां पे प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन। इंटेलेक्चुअल टास्क होता है ऑपरेशन में, कंटेंट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। जैसे फिगरल यानी कि विजुअली और स्पेशियली आप इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं,
सिंबॉलिक यानी कि मैथमेटिकली और लिंग्विस्टिकली इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं। सिमेंटिक यानी कि आप वर्बल और कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। बिहेवियरल यानी कि बिहेवियर, सोशल और पर्सनल बिहेवियर से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो कंटेंट के अंदर 5 क्या क्या है? फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। ओ सॉरी, यहाँ पे और एक है, 1 मिनट में इसको एक बार ऐड कर देती हूँ। 5 है टोटल यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। अच्छा, फिगरल ऑडिटरी नहीं है ना, ऑडिटोरियल होगा। दूसरा यहाँ पे और एक होगा, ऑडिटरी, सुन के आप जो ले रहे हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक तो है विजुअल, दूसरा है विजुअल और फिगरल, दूसरा है ऑडिटरी, देन सिंबॉलिक, देन सिमेंटिक, देन बिहेवियरल। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। फिर है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या होता है? प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि ये आउटकम और रिजल्ट, मतलब ये पूरा जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है इसका प्रोडक्ट, और आप मतलब आउटकम को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर 6 प्रोडक्ट्स है। एक है यूनिट्स, आप यूनिट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लासेस और कैटेगरी में डिवीजन कर सकते हैं। रिलेशनशिप समझा सकते हैं। सिस्टम यानी कि कैसे ऑर्गेनाइज है चीज़ें, इसको समझा, इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कैसे प्रोसेस में चेंजेस आया है, और इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट्स। तो 3 चीज़ें हैं, डायमेंशन है, एक है ऑपरेशंस, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन के अंदर कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जन प्रोडक्शन, कन्वर्जन प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन है। कंटेंट के अंदर फिगरल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। थर्ड है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। टोटल 180 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड ने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्स्टोन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। सेम जैसे कि गिलफोर्ड ने स्पीयरमैन का दिया हुआ जनरल फैक्टर को मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज किए थे, ऐसे लुइस थर्स्टोन ने भी स्पीयरमैन का जी फैक्टर, इस फैक्टर को क्रिटिसाइज करते हुए इंटेलिजेंस को डिफाइन किए थे कि ये मल्टीपल एबिलिटीज होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो क्या क्या है, इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को डिफाइन किए हैं। एक तो है कि वर्बल कम्प्रीहेंशन। वर्बल कम्प्रीहेंशन क्या है? वर्बल कम्प्रीहेंशन यानी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। रिटन कुछ लिखा है या फिर कुछ बोला गया है, उसको समझने का, इंटरप्रेट करने का एबिलिटी, ये एक इंटेलिजेंस होता है। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि नंबर रिलेटेड चीज़ों को समझ पाना। तीसरा है स्पेशियल विजुअलाइजेशन, यानी कि स्थानिक कल्पना, यानी कि चीज़ों को मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में कहाँ पे है, लोकेशनल जो एस्पेक्ट है, चीज़ों को समझ पाना, ये होता है स्पेशियल विजुअलाइजेशन। देन परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि कितना जल्दी, टाइम रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है, कितना जल्दी, कितना एक्यूरेटली
चीज़ें हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, समझ पाना। फिर है मेमोरी, इंफॉर्मेशन को टाइम आने पे, समय आने पे रिकॉल कर पाना। वर्ड फ्लुएंसी, कि आप बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको फ्लुएंसी होना ज़रूरी है, आपका स्टॉक ऑफ वर्ड उतना होना ज़रूरी है। फिर है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि पैटर्न को समझ पाना, किसी भी रिलेशनशिप को समझ पाना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का जो मेन प्रिंसिपल है उसको समझ पाना। तो ये 7 है, PMA बोल के इसको डिनोट किया जाता है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थर्स्टोन का क्या क्या है। एक है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर स्पेशियल विजुअलाइजेशन, फिर परसेप्चुअल स्पीड, मेमोरी, वर्ड फ्लुएंसी एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि इंटेलिजेंस कोशिएंट क्या होता है। इंटेलिजेंस कोशिएंट क्या होता है, ये एक मतलब जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर पाते हैं इंटेलिजेंस को। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेंटल एज जो भी है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेंटल एज यानी कि एक इंडिविजुअल, एक मान लीजिए 10 साल का जो बच्चा है उसका मेंटल एज 8 साल जैसे है, तो वो हो जाएगा मेंटल एज। और क्रोनोलॉजिकल एज जैसे जो उसका एज है जन्म से लेके जो एज उसका चल रहा है उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोला जाता है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करने से आपको इंटेलिजेंस निकल आएगा। ठीक है, फिर है यूनिट 5 का क्रिएटिविटी का कंसेप्ट, इसको एक बार देख लेते हैं। क्रिएटिविटी यानी कि जो मतलब एक हो सकता है एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ आइडिया है और वो ओरिजिनल है, मतलब इससे पहले उस आइडिया के बारे में किसी ने कहा ही नहीं है, तो वो उसके लिए वो क्रिएटिविटी हो जाएगा। यानी कि जो न्यू है, ओरिजिनल है और जिसका मतलब पहले से, उनसे पहले, उस इंडिविजुअल से पहले जिसके कोई भी उस टॉपिक रिलेटेड कोई बात बोले ही नहीं है, ये होता है क्रिएटिविटी। इसके अंदर इमेजिनेशन रहता है, इनोवेशन रहता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी के अंदर आता है, जहाँ से न्यू कंसेप्ट जनरेट होता है। यहाँ पे बस ऐसा नहीं है कि बस आर्ट सब्जेक्ट में ही क्रिएटिविटी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एवरीडे लाइफ, जहाँ पे भी जो नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। इसका की फीचर्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। एक तो है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी यानी कि ये हमेशा मतलब ओरिजिनल होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट चीज़ें नहीं आएगा। या फिर होता है ना कि चीज़ों को बस थोड़ा मतलब मोटिवेट नहीं, मॉडिफाई करके हम दे दिए, ऐसा नहीं है। एकदम ब्रांड न्यू एक आइडिया होगा और इसीलिए ये यूनिक होता है। तो ये होता है इसका एक की फीचर, ओरिजिनलिटी। ठीक है, दूसरा है फ्लुएंसी। जो व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं उसके पास नंबर ऑफ आइडियाज रहता है, बहुत सारे वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, फ्लुएंसी रहता है जो क्रिएटिव होते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि वो क्या होता है, जब लोग क्रिएटिव होते हैं ना तब वो बहुत सारे एंगल से चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो एक्सप्लोर करते हैं, तो इसीलिए उसके पास ऑप्शन भी आ जाता है बहुत सारा, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल बन जाता है। फिर है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन यानी कि वो मतलब जो भी आउटकम है उसको वो एक्सप्लोर कर पाते हैं, रिफाइन कर पाते हैं, दूसरे उससे और नया जो कंसेप्ट है उसको डेवलप कर पाते हैं, इलेबोरेट कर पाते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट की फीचर है क्रिएटिविटी का: ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलेबोरेशन। कंपोनेंट्स अगर बोला जाए यही है फ्लुएंसी, कि वो
ऐसा नहीं है कि एक जो व्यक्ति क्रिएटिव है एक इन्वेंट कर दिए और चुप बैठ गए, ऐसा नहीं है। जो क्रिएटिव होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, इसीलिए बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे एंगल से सोच पाते हैं और फ्लुएंसी रहता है उनके काम में। फ्लेक्सिबिलिटी वही है कि वो डाइवर्स वे से सोचते हैं, इसीलिए चीज़ें फ्लेक्सिबल हो जाता है। ओरिजिनलिटी, क्योंकि ये ब्रांड न्यू कंसेप्ट ये जेनरेट करते हैं। एलाबोरेशन, वो चीज़ों को रिफाइन कर पाते हैं, चीज़ों को और इनहेंस एक्सपेंड कर पाते हैं। प्रॉब्लम सेंसिटिविटी, कि जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होता है उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसको अलग वे से देखने का एक मतलब एबिलिटी इनके अंदर रहता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इन लोगों के अंदर एक पैशन रहता है, इंटरेस्ट रहता है, जो उनको मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन देते हैं। डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज यानी कि मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ों पे वो फोकस कर पाते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को वो बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। तो ये है क्रिएटिविटी का कंसेप्ट, इसको भी देख के जाइएगा। तो मैं ओवरऑल पूरा पेपर से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको मैं एक क्लास के अंदर कवर करने का कोशिश की हूँ। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसी पेपर का जो 2019 से लेके 2023 तक के बीच जितने भी क्वेश्चंस आया है उसको हम, उसका जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, बाय।